नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इसमें बात करते हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू एनसीईआरटी है। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। यदि आपने वह नहीं देखा है तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो प्ले लिस्ट में है। अब नए राजा और उनके राज्य इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। फ्रेंड, ये बहुत ही थोड़ा सा लंबा चैप्टर है फ्रेंड बुक में, तो लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जितना हो सका है वह फ्लो चार्ट के नोट्स के जरिए आपको नोट करवाऊंगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको यह चैप्टर समझ में आएगा, और 1-2 बार आप रीडिंग करें बुक से तभी। चलिए फ्रेंड, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का वर्णन हुआ। अब राजवंशों का वर्णन के रूप में नए राजवंशों का उदय के बारे में पहला हेडिंग है फ्रेंड, बड़े सामंत महामंडलेश्वर जो था पूरे मंडल का स्वामी होता था। फ्रेंड, ये महामंडलेश्वर का अर्थ है। अब दूसरा पॉइंट इसमें हेडिंग है, नए राजवंशों के उदय में आप देखेंगे कर्नाटक के चालुक्य राजा का दक्कन सामंत के थे। तीसरा पॉइंट, 8वीं सदी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक का अनुष्ठान किया। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, हिरण्यगर्भ यज्ञ कराकर जन्म क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दुर्वा क्षत्रिय प्राप्त कर लेता था। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ यज्ञ किस लिए होता, तो आप लिखेंगे जो व्यक्ति क्षत्रिय न होता था वह क्षत्रिय धर्म धारण करने के लिए उसे हिरण्यगर्भ यज्ञ कराना पड़ता था। अगला पॉइंट है फ्रेंड, उद्यमी परिवारों के पुरुष ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का प्रयोग किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। इन्होंने परंपरागत पेशे को त्याग कर शस्त्र अपनाया था। कर्नाटक और राजस्थान में राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगले पेज पे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब फ्रेंड, अगली हेडिंग आप देखेंगे 400 कर। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड, सबसे अधिक उल्लेखित कर बेट्टी है, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में वसूला जाता था या लिया जाता था। फ्रेंड, अब फ्रेंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि बेट्टी कौन सा कर है, तो ये नगद की बजाय जबरन श्रम यानी कि मजदूरों द्वारा शारीरिक कार्य के रूप में वसूला जाता था। देखिए फ्रेंड, जबरन श्रम और कदमाई यानी भू राजस्व थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति प्रायः वंशानुगत होती थी और सेना की भी है। अगली हेडिंग आप पढ़ सकते हैं, प्रस्तियाँ और भूमि अनुदान। इसमें पहले हेडिंग आप देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृति काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़ नामक ग्रंथ संस्कृत में राजतरंगिणी का रचा गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, कल्हड़ नामक ग्रंथ। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेज, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक स्रोतों का प्रयोग किया। फ्रेंड, राजा लोग ब्राह्मण को भूमि अनुदान पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलेखित थे जो भूमि अनुदान दिए जाते थे। फ्रेंड, अगली हेडिंग है फ्रेंड, नागभट्ट की उपलब्धियाँ। पहला हेडिंग है फ्रेंड, कई शासकों ने प्रस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर या मध्य प्रदेश में है पाई गई है। इस प्रस्ति का वर्णन प्रतिहार नरेश नागभट्ट के द्वारा हुआ। अब आंध्र सैंदव सिंध, इस सैंदव को सिंध कहते हैं, विदर्भ महाराष्ट्र का एक स्थान का हिस्सा है। कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है कि राजा धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक के साथ चक्रयुद्ध जीता था। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अंत्र यानी गुजरात का हिस्सा, फ्रेंड मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुर्क या वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं में हराया था। अगला हेडिंग है फ्रेंड, धन के लिए युद्ध होते थे। प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई विशेष नहीं था, वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहते थे। एक विशेष वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर।
त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शासक थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शासक थे। तो पहला शासक है गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक। चौथा पॉइंट है, ये तीनों कन्नौज पर नियंत्रण करने आपस में चाहते थे। अफगानिस्तान के गजनी, इसे गज्जन भी कहते हैं, अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद गजनबी प्रसिद्ध शासक 997 से 1030 तक शासन मध्य एशिया के भाग, ईरान उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग हर साल हमला करता था। इसका क्या नाम निशाना या फिर कह लें आप लक्ष्य गुजरात का सोमनाथ मंदिर लूटना था। यह सोने का मंदिर है फ्रेंड, इसलिए वह चाहता था लूटना। अगला पेज पर बढ़ते हैं फ्रेंड। सुल्तान महमूद अपनी जीत की चर्चा लोगों से करना चाहता था। उसने अल बेरनी नामक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने को सौंपा। अल बेरनी द्वारा रचित पुस्तक अरबी भाषा में किताब अल हिंद है। इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। चामानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192, जिससे सुल्तान महमूद गौरी अफगान को शासक 1191 में हराया, लेकिन वे दूसरे वर्ष में 1192 में उसके हाथों से हार गया। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आप बुक में देखेंगे और नोट्स में। ओरियूर से तंजावुर तक कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महंत थे। ओरियूर के चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजय अल्यम ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया। उन्होंने वहां तंजावुर शहर तथा निशुभशोधनी देवी का मंदिर बनवाया। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा प्रथम 985 में बना। यहाँ पर फ्रेंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो राजा प्रथम था। कब बना? 995 ईस्वी में। राजा इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण एशिया के देशों पर जलसेना के साथ हमला किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, यह हेडिंग है फ्रेंड। इसमें देखते हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर ने बृहदीश्वर मंदिर बनवाया था तथा गंगई कोडचोल्लुपुरम के बड़े मंदिर स्थापित किए। चोल मंदिर बस्ती के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। कृषि और सिंचाई, यह हेडिंग फ्रेंड है। कावेरी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरने पर भिन्न भिन्न शाखाओं में बढ़ती है। शाखाओं में पानी अलग हो जाता है। चावल की खेती होती है। 5वीं से या 6वीं सदी में तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर खेती हुई। साम्राज्य और प्रशासन की बात करते हैं फ्रेंड। किसानों की उर कहलाती हैं, किसानों की बस्तियां उर कहलाती हैं, जो संचित खेती के लिए समृद्ध थीं। इस गांव के समूह को नाडू कहते हैं फ्रेंड। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार के देख रेख में नाडू के काम क्रोज में नियंत्रण था। उनमें कई धनी भूस्वामियों ने चोल राजाओं के सम्मान के रूप में बुंदेलखंड तथा अरियार उपलब्धियां तथा महत्वपूर्ण राजकीय पद नागरम ज्ञात व्यापारियों का संघ था। तमिलनाडु के श्रीरंगपट्टनम जिले के उत्तर मेरूर से स्थानीय शासन की व्यवस्था के बारे में पता किया। अब फ्रेंड इस चैप्टर में आपको कुछ भूमि के नाम दिए होंगे, तो भूमि के प्रकार मतलब हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। बेल्लान बंगाई भूमि पर गैर ब्राह्मण किसानी भूस्वामी पर कब्जा था। यह भूमि यानी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। ब्रह्मदेव भूमि फ्रेंड, ब्राह्मणों को उपहार में दी भूमि जाती थी। है सालाभोग किसान किसी विद्यालय के लिए रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमटंडकनी मंदिर में उपहार में दी गई भूमि। पलीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी भूमि। अभिलेख और लिखित सामग्री, इसके अनुसार लोगों को भूस्वामी होना आवश्यक है, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। इसका खुद का घर हो फ्रेंड। उम्र 35 से 70 के बीच में हो। वेदों का ज्ञान हो, प्रशासनिक जानकारी हो तथा ईमानदार, यदि पिछले 3 सालों को किसी समिति का सदस्य ना हो। फ्रेंड मुझे लगता होगा कि शायद यह चैप्टर आपको अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसके लिए आप कम से कम NCERT के बुक में यह चैप्टर कम से कम 2 बार रीड करें, तभी आपको यह नोट बहुत ही गारंटी से कहता हूँ समझ में आ जाएंगे। लेकिन आपको 2 बार ये चैप्टर रीड करना होगा फ्रेंड। अब मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि आपको क्या नोट करना है। आप देखिए, ये नोट करना है
इस तरह से जैसे मैंने नोट किया है फ्रेंड। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 बात करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी थोड़ा लंबा है। आप फ्रेंड बताइएगा कि इस समय आप कौन सी क्लास में हैं या स्टैंडर्ड में हैं, क्या करते हैं आप फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में और बताइएगा वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड। वीडियो के पॉज करके आप ये चैप्टर नोट कर सकते हैं फ्रेंड। Thanks for watching the video friends.